नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा फिलहाल। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर्स से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर्स से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर्स से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीत सिंह हैं, अधीक्षक हैं RUHS के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है सर कि तीसरी वेब को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेब आने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारी है RUHS में? सेकेंड लेयर जिस ढंग से आई है और जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, और जब हम इस सेकेंड लेयर का कंपैरिजन हम फर्स्ट लेयर से करते हैं तो डेफिनेटली जस्ट डबल नंबर ऑफ केसेस आए हैं। पिछली लहर की मैं अगर आपको पीक की बात करता हूं तो करीब 700 के आसपास का फिगर रहा होगा जब हमारा पीक था, और अब अगर पीक की हम बात करते हैं तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 1500-1700 का फिगर निकल के आ रहा है IPD पेशेंट्स का। तो इससे आप सोच लीजिए कि पिछला 700 का फिगर और अभी ये 1500 और 1600 का फिगर है, तो जस्ट डबल नंबर ऑफ पेशेंट आके गंभीर अवस्था में बायलेटरल निमोनिया के एडमिट हो रहे हैं। और उनकी इस बार जो एक नई ऑब्जर्वेशन देखने को ये मिली है कि जितने भी पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनकी सभी 99% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, और इसी सभी ऑक्सीजन की डिमांडिंग इस पैथोलॉजी या इस बीमारी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक राज्य सरकार को, भारत सरकार को एक ऑक्सीजन के क्राइसिस से निकलना पड़ रहा है। अभी भी कई पेशेंट जो भर्ती होते हैं उनका डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रहता है, उनका सेचुरेशन किसी का 70%, किसी का 60%, और ऑक्सीजन की डिमांड के साथ साथ अगर IPD पेशेंट्स की बात करते हैं तो करीब 80% पेशेंट जो है 60-70% वाले हैं जिनको कि ICU की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस बड़ी जो फिगर निकल के आई है सेकेंड वेव से, तो इस फिगर का कंपेरिजन हम अब प्रोजेक्शन के रूप में अगर थर्ड वेव के साथ करेंगे तो हो सकता है इससे भी भयावह स्थिति हमें देखने को मिले। बिल्कुल भयावह स्थिति डॉक्टर बनने भी वाली है, इसके संकेत भी लगातार मिल रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन सबसे आम एक अवेयरनेस वाला सुझाव क्या हो सकता है आम लोगों के लिए जो अपनी तैयारी पहले से करके रखे तीसरी वेब के लिए? इसके लिए बार बार राज्य सरकार स्तर पर काफ़ी हद तक संवेदनशील विज्ञापन के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और जो डॉक्टर्स पैनल्स हैं, जो कमेटी एक्सपर्ट्स की बनी हुई है, उनके व्यूज़ बार बार आपके मीडिया में आते हैं, और उन सभी को हम ये फॉलो करने का एक आश्वासन देके और उनका ऊपर इतने गौर से हम उस पर विचार नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, उसका नतीजा ये होता है कि डे बाय डे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक वर्ड के अंदर सीमित ना करें, उसको अपने जीवन में अपनाने का एक बहुत बड़ा एक संकल्प लेना पड़ेगा। और अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो आप जिस ढंग से आज सेकंड वेव का सामना कर रहे हैं उससे भी भयावह स्थिति थर्ड वेव में हो सकती है। तो आपके माध्यम से एक फिर मैं अपील करता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप बिल्कुल फॉलो करिए। अपना मास्क को एक वैक्सीन के हथियार के रूप में आप उसका उपयोग करिए। सैनिटाइजेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग है। सिंपल 3 स्टेप्स में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने जीवन में उतार के, और आने वाली स्थिति जो तीसरी लहर का एक हमें इशारा मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं और भी भयानक स्थिति हो सकती है, उससे बचने के लिए यही हमारा हथियार है। वैक्सीनेशन के लिए हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन जितनी भी वैक्सीनेट हो जाती है उसके लिए भी हम तत्पर रूप से सारा कार्य कर रहे हैं, और ये भी एक वैक्सीनेशन भी बहुत बड़ा एक हेल्प रहेगा। अगर इसको टाइमली हम इसको प्रोग्राम को वैक्सीनेशन वाले को फिनिश कर लेते हैं तो थर्ड वेव में भी हमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगी बचने की।
डॉक्टर, कोविड के तमाम लक्षण तो दिखाई भी दे रहे, लगातार रूप बदल रहा है कोविड, ये कहा भी जा रहा है। तीसरी वेव के लिए भी बार बार ये कहा गया कि किस रूप में कोरोना आएगा किसी को पता नहीं है। इसके अलावा एक ब्लैक फंगस की भी समस्या दिखाई दे रही है। क्या अभी तक जयपुर में या फिर आयुर्वेदिक में इस तरीके के कोई मरीज आए हैं जिनकी आंखों में कोई दिक्कत हो या फिर रेडनेस हो, सूजन हो, इस तरीके से कोई परेशानी अभी तक कोई मरीज पहुंचे हो आपके पास? बिल्कुल, अब धीरे धीरे जिस ढंग से प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड की हम बात करते हैं, तो इनिशियली जहां पर हमें ये देखने को मिलता था फर्स्ट लेयर के अंदर, अधिकतर पेशेंट की कंप्लेन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती थी, जिसके अंदर नाक से पानी आना, छींके आना, गले में खराश हो जाना, हाई ग्रेड फीवर हो जाना, जो हमारी ILI जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के सिम्टम्स से प्रेजेंट करते थे। इस बार का जो प्रेजेंटेशन सेकेंड वेव में देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी के कंपैरिजन में GI सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो अलग स्किन मैनिफेस्टेशन है, रेसेज हैं, आंखों में रेडपन है, लॉस ऑफ स्मेल है, नेजल कंजेशन है, ये कई चीज़ें एक्स्ट्रा, बॉडी एक है, सर में दर्द है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो कोविड वायरस के जिस ढंग से म्यूटेशन की बातें आ रही है, उसी हिसाब से उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो अब फिलहाल हमें इस पेंडेमिक के अंदर अगर पेशेंट किसी भी तरह की कोई कंप्लेन लेके आता है और चारों तरफ जहां एनवायरनमेंट में एरोसोल ट्रांसमिशन से वायरस उपलब्ध है या मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में हमें आजकल प्रायोरिटी बेस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो पहला डायग्नोसिस हमें कोविड मानते हुए उसको एक्सक्लूड करना जरूरी हो जाता है। और जब हम RT-PCR टेस्ट के लिए कोविड का टेस्ट कराते हैं, तो अधिकतर केसेस के अंदर ये पॉजिटिव आता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जहाँ प्रेजेंटेशन चेंज हो गया, तो हमें भी और विजिलेंट रहने की आवश्यकता रहेगी। और छोटे से भी कहीं पर एबनॉर्मल सिम्टम दिखे, चाहे वो आंखों का रेडनेस हो, चाहे लॉस ऑफ स्मेल हो, नाकों का कंजेशन हो, पफिनेस हो, फेस हो, ये कहीं ना कहीं हो सकता है बैकग्राउंड में आपका अलग टाइप का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ड्यू टू कोविड हो सकता है। डॉक्टर, लोगों में पैनिक इस बात को लेकर भी है कि आंखों में रेडनेस तो किसी और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि सूजन तो अमूमन उनको किसी और वजह से भी हो सकता है। तो फिर कैसे पहचाने कि ब्लैक फंगस है या फिर कोई और एलर्जी है, कैसे सावधानी बरतें? अधिकतर जैसे एलर्जी बैकग्राउंड में एलर्जी की हिस्ट्री निकल के आती है, और कोविड की वजह से अगर रेडनेस ये वगैरह है, तो वहाँ पर कोविड रिलेटेड सिम्टम प्लस जो इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो सामने आएगा। आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट्स के अंदर ये रेडनेस आ रही है या ऐसे नेजल फंगस की बात आ रही है, उनके अंदर कोविड पॉजिटिव हिस्ट्री के साथ में यूज़ ऑफ स्टीरॉयड मैक्सिमम हो रहा है, जो हमारे क्लिनिकल डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर पल्मोनरी फाइब्रोसिस को और इनको रोकने के लिए यूजुअली दिया भी जाता है। तो जहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरॉयड की और डायबिटीज़ की बैकग्राउंड हिस्ट्री है, उनके अंदर ये ब्लैक फंगस, जिसको कि म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से डॉक्यूमेंट किया गया है, ये केसेस काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। और इसमें जहाँ हम हमारे ENT स्पेशलिस्ट जो हमारे कोलीग्स हैं, उनके अंदर अगर बात करते हैं, तो ENT के हिसाब से साइनोसाइटिस के अंदर ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है और ये केस डायग्नोस भी हो रहे हैं। चलिए, तमाम तरह की कंफ्यूजन भी है, अफवाहें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर डॉक्टर, और उन अफवाहों से भी लोगों को बचना होगा। अब सोशल मीडिया पर ये कहा भी जा रहा है कि गर्म पानी पीने से या फिर गर्म चीज़ें खाने से कोविड से बच सकते हैं या फिर कोविड नहीं होगा। इसमें ये कितना ऑथेंटिक है आपको लगता है, या फिर इसमें कोई सत्यता है कि गर्म पानी पीने से या फिर गर्म खाना खाने से कोविड को रोक सकते हैं? डेफिनेटली जो इस वायरस की जो मेन एक पेरेंटल जगह जब जिसको मानते हैं, वो नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स मानते हैं। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या जो अपना कोविड वायरस है, कोरोना वायरस कैटेगरी का है, जिनका कि इनिशियल प्रेजेंटेशन ही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते थे, उनका अगर स्टीम इनहेलेशन के साथ में, ल्यूक वार्म या स्टीम के साथ में जो टेम्परेचर होता है, वो वायरस थर्मो सेंसिटिव है। तो जहाँ पर हम स्टीम लेते हैं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म या गर्म पानी पीते हैं या गर्म पानी से गार्गल्स करते हैं, तो डेफिनेटली वायरस के जो मल्टीप्लिकेशन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। और क्योंकि ये थर्मो मोबाइल है, इसलिए जितना भी टेम्परेचर थोड़ा बहुत इसके एक्सपोजर से वायरस के किल होने के चांसेस रहते हैं। तो स्टीम इनहेलेशन इसीलिए प्रमोट करते हैं, ल्यूक वार्म वाटर से गार्गल्स को भी इसीलिए प्रमोट किया जाता है कि नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, ये दो जगह ऐसी होती है जहाँ पर ये वायरस मैक्सिमम टाइम तक रह सकता है। तो स्टीम का और गार्गल्स का उपयोग इसीलिए बेनिफिशियल माना गया है, जिसके अंदर हम
कई आपने स्टडी भी देखी होगी कि जिसके अंदर गार्गल्स और इनको प्रमोट किया गया है। और जो मेन प्रोटोकॉल है कोविड ट्रीटमेंट का, उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप इसको भी ट्रीटमेंट का पार्ट बनाइए। स्टीम इनहेल करिए, गार्गल्स करिए, ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करिए पानी में पीने के अंदर, जिससे ये वायरल का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कम हो सके। तो ख़त्म हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, इसको लेकर तो कुछ नहीं कह सकते डॉक्टर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको रोका जा सकता है या फिर राहत मिल सकती है, उस हिसाब से वो नहीं फैलेगा। जिस हिसाब से अगर गर्म पानी आप नहीं पीते या फिर गर्म खाना नहीं खाते हैं तो उस हिसाब से वो ज़्यादा फैलता है, इसलिए गर्म पानी, गार्गल्स वगैरह इन सब का उपयोग करना चाहिए, ये प्रोटोकॉल में भी शामिल है। हमारे एक व्यूवर है डॉक्टर, उनका सवाल है कि वो कह रहे हैं कि उनके बेटे की उम्र 19 साल है, उनकी एक किडनी कम काम कर रही है, 2 बार पथरी का ऑपरेशन भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, वो क्या करें? जहाँ पर कोमॉर्बिड कंडीशंस आ जाती है, चाहे वो किडनी की हो चाहे लीवर की हो, डेफिनेटली बॉडी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। और अगर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, स्टोन की साथ में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आपको वैक्सीन नहीं ले सकते। तो इसमें जहाँ किडनी की प्रॉब्लम है आपके लिए बिल्कुल इंडिकेशन है, आपको तुरंत अभी जहाँ भी वैक्सीनेशन आपका सेंटर नज़दीक आपके घर के है वहाँ जाके आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। और ये जो चांसेज है री इन्फेक्शन के, प्लस जो थर्ड वेव की हम उम्मीद कर रहे हैं कि साहब थर्ड वेव और भी भयावह हो सकती है, तो ये टाइमली अपन वैक्सीनेट हो जाएं, जिससे क्या है कि क्योंकि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद भी 15 डेज बाद आपकी बॉडी इम्यूनिटी एक लेवल पर आती जो आपको वायरस से बचाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अभी भी आपको, आज भी हम वैक्सीनेट कराते हैं तो भी 1.5 महीने के आसपास का समय चाहिए पूरी तरह से बॉडी को एक इम्यूनिटी लेवल पे आने के लिए। एक दर्शक हैं शान, उनका सवाल है, वो जयपुर से हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उनको वैक्सीन लेने के बाद वो सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो किस तरीके से, अगर नहीं तो फिर क्यों? ऐसा सप्लीमेंटेशन का और वैक्सीनेशन का कोई कोरिलेशन का कोई स्टडी नहीं है। इसके बेस पर वैक्सीनेशन, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव आपको एंटीबॉडीज डेवलप होती है, क्योंकि ये डेड वायरस है। जैसे ही आप वायरस को या अपने शरीर में वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट करते हैं तो मीनवाइल एक टाइम पीरियड के बाद के अंदर एक एंटीबॉडीज लेवल आ जाता है आपका, और उसी हिसाब से उस लेवल को मेंटेन करने के लिए इस वायरस की सेकंड डोज भी हम देते हैं। जो रूटीन आपके सप्लीमेंट्स है उनका और वैक्सीन का कोई इंटरेक्शन नहीं है। जो आपका रूटीन, आपके एक्सरसाइज का शेड्यूल है और जो आपका प्रोटीन सप्लीमेंट का शेड्यूल है वो आप फॉलो करते रहें, नॉर्मल लाइफ आप इसको जिएं। और वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल, जिसको हम फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का जो हमारा एक इंटरवल है, उसके साथ दोनों डोज रिसीव करके और एक अपने को कोविड जो वायरस है उससे बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करें। डॉक्टर, इसी से लगता हुआ एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट कितना ज़रूरी है, ये ज़रूरी भी है या फिर नहीं है, कितना इफेक्टिव होगा? और जो लोगों का बिहेवियर है कोविड होने के बाद या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद, उस बिहेवियर में चेंज होना ज़रूरी है क्या या फिर चेंज लाना ज़रूरी है? डेफिनेटली जिस ढंग से कोविड पेशेंट्स की मेन कंप्लेंट्स जो निकल के आती है वो जनरलाइज वीकनेस की है। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में भी अगर किसी के कोविड हुआ है तो जनरलाइज उसको वीकनेस इतनी महसूस होती है, थोड़ा सा चलते ही थकान महसूस होना, हल्का सा काम करते ही बिस्तर पर लेट जाने की इच्छा करना, हमेशा आप कोई मेंटल वर्क करते हैं तो थकी थकी सी आपकी फीलिंग का आना, ये सारी की सारी पोस्ट कोविड में एक जनरलाइज वीकनेस निकल के आ रही है। और ज़्यादातर पेशेंट जो थोड़ा सा जो एक्टिव थे प्री कोविड एरा के अंदर, वो चीज़ पोस्ट कोविड में अब उनका कंपैरिजन करते हैं तो उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है। तो जो प्रोटीन डाइट है, कार्बोहाइड्रेट डाइट है, जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे वो सप्लीमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम इसमें ये कहते हैं कि आपका बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहना चाहिए। आपने सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड का इंटेक किया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपने पीने पेय पदार्थ ले लिए, नींबू पानी ले लिया, आपने छाछ ले ली, नारियल पानी ले लिया, कई ऐसे पेय पदार्थ है नॉर्मल टेम्परेचर का आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो इनके साथ में आप अगर बॉडी के हाइड्रेशन के साथ में अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट की रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन जो अपन रूटीन में करते हैं कि कम से कम 2,500 से 3,000 किलो कैलोरीज की डाइट हमारी जानी चाहिए, उसको अगर मेंटेन करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है और आपका जो एक वीकनेस वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक एक एड्रेस हो जाता है, उसको हम काफ़ी हद तक रिकवर भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, और इम्यून पावर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कोविड के लिए। अगर इम्यून पावर आपका मजबूत है तो फिर आपको कोविड नहीं हो सकता। ये बार बार हर एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कहा जाता है। डॉक्टर इमरान नवाज़ है, उनका सवाल ये है कि उनको हाल ही में 395 शुगर हो गया था, वो उसको कैसे कंट्रोल करें और क्या वो वैक्सीन लगवाएं या फिर इससे बचें? डायबिटीज़ और वैक्सीन, इसका भी कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। शुगर क्योंकि अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से, कोविड वायरस की वजह से, प्लस जो दवाइयाँ देते हैं हम जिसमें रेमडेसिविर अपने आप में शुगर को बढ़ाती है, डेक्सामेथासोन शुगर को बढ़ाती है, साथ में कोविड की वजह से जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें भी बॉडी का शुगर लेवल काफ़ी हद तक हो जाता है। तो हमने काफ़ी ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है कि जैसे ही पेशेंट को कोविड होता है, जैसे हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं उसकी शुगर 400-500 की रेंज में चली जाती है। तो इनिशियली जो हमारे आईपीडी में जो भर्ती मरीज हैं उनको हम इंसुलिन थेरेपी पे रख के उनका शुगर कंट्रोल करते हैं, और जैसे जैसे ये रिकवरी की तरफ जाते हैं इंसुलिन की डोज के साथ शुगर अपने नॉर्मल रेंज के अंदर आने लग जाता है। तो शुगर जो इंसुलिन से और जो हम टैबलेट से कंट्रोल करते हैं वो उसके बाद स्टेबिलिटी और एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और नॉर्मल रेंज में आने के बाद आप कभी भी अपना एक जो चिकित्सक की सलाह से अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल के साथ अपना वैक्सीन करा सकते हैं। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है डायबिटीज़ के अंदर, क्योंकि डायबिटीज़ में बॉडी इम्यूनिटी वैसे भी वीक रहती है, तो ऐसे पेशेंट को प्रायोरिटी बेस पर अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन वो करवा सकते हैं, वो सेफ़ है उनके लिए। मोहम्मद जमील है, उनका सवाल ये है कि वो नॉनवेज खाते हैं, वो पूछ रहे हैं कि नॉनवेज खाने से भी क्या कोविड हो सकता है? कोविड में कोई फ़र्क पड़ता है नॉनवेज खाने या ना खाने से? नॉनवेज से कभी कोई कोविड नहीं होता, और नॉनवेज क्योंकि एक एनिमल प्रोटीन जनरली है, इसलिए प्रोटीन से आपको पहले भी हमने बताया कि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी के अंदर एक हेल्प मिलती है, तो वो आप अपना सेवन करें, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अपनी इम्यूनिटी को एक लेवल पर मेंटेन रखें। लगातार डॉक्टर, क्योंकि शहरों में तो आसानी से लोग तमाम चीज़ों का सेवन भी कर लेते हैं जो ज़रूरी भी है, जो इम्यून के लिए भी ज़रूरी है, जो उनके हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वो हो नहीं पाता है। और अक्सर हम देख रहे हैं कि इस दूसरी वेब में ग्रामीण इलाकों से ही लगातार केसेस भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में जो लोग आते हैं वो किन किन बातों का ख्याल रखें या फिर किन किन चीज़ों का सेवन करें जिससे वो कोविड से बच सकते हैं? अगर वहाँ पर फ्रूट्स आसानी से नहीं मिल पाते हैं तो ग्रामीण इलाकों में क्या चीज़ें मिल पाती हैं आसानी से जिसका सेवन वो कर सकते हैं? इस बार जो पेशेंट का जो फिगर निकला है, क्योंकि कोविड इस बार रूरल एरिया में काफ़ी हद तक एंटर कर चुका है, और वहाँ पर जिस ढंग से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ग्रामीण स्तर पर कोविड की अप्रोप्रिएट बिहेवियर की भी बहुत प्रॉब्लम है। लोग बाग उसका फॉलो नहीं कर रहे। जहाँ पर उनको मास्क लगाना चाहिए वो कोई मास्क देखने को नहीं मिल रहा। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो चुकी है, सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ का नाम नहीं है। तो रूरल बैकग्राउंड में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम काफ़ी हद तक मिस करते हैं। दूसरी बात, इसीलिए नंबर ऑफ केसेस इस बार रूरल एरिया से भी हमारे पास आ रहे हैं। और जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है कि रूरल एरिया में किसी पेशेंट को अगर कोविड हो जाता है तो वो अपनी बॉडी इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करें, तो हमने ये देखा है कि रूरल के अंदर भी आप बार बार हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो रूरल लेवल पर आपको पेय पदार्थ अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाते हैं, जिसमें आपकी छाछ हो सकती है, नींबू की शिकंजी हो सकती है, केरी आती है, केरी की आँच बहुत है, राबड़ी गाँव में खूब मिलती है, घाट मिल जाती है, कई तरह के पेय पदार्थ हैं, इवन नारियल पानी भी उपलब्ध हो सकता है। तो इन चीज़ों से अपन अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें, और साथ ही क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खूब मात्रा में मिलेगी रूरल एरिया के अंदर, जहाँ पर वो फार्म हाउस वगैरह जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं उनसे अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखें। और मेरे हिसाब से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में हाइड्रेशन और वेजिटेबल डाइट, इन तीनों से हम कोविड का अच्छा खासा सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये साधारण से उपाय हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले लोग कर सकते हैं, जिनको आसानी से ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। जो गांव में पॉसिबल है वो सीमित संसाधन में भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सीआर झांझरिया साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि वो ब्लड पतला करने वाली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे में उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं लगवानी चाहिए? जहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत हार्ट की इसकी थोड़ा संभावना रहती है, खून पतला करने की जो मेडिसिन चलती है उसमें एंटीकोगुलेंट्स का हम रूल आउट कर लेते हैं। अगर आप कोई एस्प्रिन या और कोई दूसरी ले रहे हैं तो उसमें कहीं कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है।
फिर भी कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जिनसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि खून कितना पतला है, वो टेस्ट करा के हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन लेना चाहिए। और जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन या आपकी दवाइयों में कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको कि वैक्सीन के साथ हम नहीं ले सकते, उनको फॉर अ टाइम बीइंग 5 डेज 7 डेज बंद करके हम वैक्सीनेट कराएं, और जैसे ही वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होता है उसके बाद वो रीस्टार्ट की जा सकती है। डॉक्टर मनीष गढ़वाल जी हैं, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने 5 तारीख को टेस्ट करवाई थी कोविड की, जो कि रिजल्ट उसकी निगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वीकनेस फील कर रहे हैं और उनके बाएं हिस्से में कुछ दर्द भी हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ये किस वजह से हो सकता है? इस कोविड बीमारी के अंदर ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं वो माइक्रो थ्रोम्बोएम्बोलाइज की वजह से आता है, यानी कि खून के अंदर कई तरह के थक्के बनने की संभावना रहती है। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं, विजन लॉस के भी आ रहे हैं, कई पेशेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि लकवे के भी आ रहे हैं, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम से भी आ रहे हैं। तो ये ऐसी कंडीशन के अंदर एंटी प्लेटलेट्स का रोल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और साथ के अंदर जब हम एंटी प्लेटलेट्स यूज़ करते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता हो जाती है। तो जो दर्द हो सकता है वो एक मसल पेन भी हो सकता है, या कोई ऐसी खून की छोटी नस है जिसमें कोई माइक्रो थ्रोम्बोएम्बाई लॉज होकर वहाँ डिस्लॉज हो रहा हो, तो ये एक अपन चिकित्सक को दिखा के उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सक्लूजन करें, और चिकित्सक की सलाह से ही कोई पेन किलर या कोई आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेनी है तो उसका सेवन करें, जिससे ये प्रॉब्लम एड्रेस की जा सके। लक्ष्मण राम परिहार जी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं पोखरण से। वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी की रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन हुआ है और नसें जो है उनकी दबी हुई हैं और उनको दवाई भी वो ले रहे हैं लगातार, तो ऐसे में उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उनके लिए सुरक्षित होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी स्पाइनल डिजीज या रीढ़ की हड्डी की बीमारी से परेशान है, बॉडी इम्यूनिटी वीक रहेगी, तो इनका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैक्सीन को लेके नहीं है। तो इसमें अपने को वैक्सीन अगर लेते हैं तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोविड की बीमारी से बचा के रखेगा, और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि जिसके बेस पर हमारी शरीर के अंदर वो चीज़ हो कि हम कोविड वैक्सीन के लिए फिट हैं या नहीं। तो वैक्सीन हमें तुरंत लेना चाहिए, जिससे हमें जो 3rd लेयर की एक संभावना उससे अपने आप को बचाने में काफ़ी हद तक एक मदद मिलेगी। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों की शिकायतें ये भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर भी, लगातार हम भी पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन लिख के लगातार ये भेजते भी हैं कि डबल मास्क लगा के वो बहुत परेशान हो चुके हैं। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि डबल मास्क लगाते तो हैं वो, लेकिन जब अकेले में हो तो क्या बिना मास्क के रहा जा सकता है, या फिर जो अफवाह चल रहा है तमाम तरह से सोशल मीडिया पर भी कि हवा में भी कोविड जिंदा रहता है, तो वो ये डर है उनके अंदर कि डबल मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है हर वक्त? मास्क हर वक्त डबल मास्क की आवश्यकता नहीं होती है। हर एनवायरनमेंट में वायरल लोड अलग अलग तरीके से आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है ज़्यादातर जहाँ एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, आईसीयू पेशेंट का एक्सपोज हो रहे हैं, या जहाँ हम ओपीडी के अंदर पेशेंट देख रहे हैं, हमने वहाँ पर N95 यूज़ कर रखा है, फेस शील्ड हमने लगा रखी है। तो क्योंकि ओपीडी के अंदर या वार्ड में या आईसीयू के अंदर वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा है, जो आम जनता है वो ट्रिपल लेयर सिंपल एक मास्क से भी अपना काम चला सकती है, वहाँ पर किसी तरह की N95 की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो डबल मास्क बिना वायरल लोड के भी लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत सांस लेने में दिक्कत मास्क की वजह से भी हो सकती है। तो आप सिंपल एक ट्रिपल लेयर मास्क यूज करें, क्योंकि ये वायरस अब एरोसोल ट्रांसमिशन इसका हो चुका है, तो मास्क का मैक्सिमम अगर आप यूज करते हैं तो आप अपना प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक 99% कर लेते हो। ठीक है डॉक्टर, एक अब सवाल ये भी है कि जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, ऐसी लेडीज को वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं लगवानी चाहिए? बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडीज और उसके लिए, क्योंकि बच्चों के लिए अभी फिलहाल 18 से ऊपर तक की एज की हमारे जो रिसर्च हो चुकी है, पब्लिश हो चुके डेटा, उसके बेस पर इंडिया और भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी 18 से ऊपर चालू कर दी। ऐसा ही प्रेगनेंसी वाली डेटा भी अभी निकल के आएंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी वैक्सीनेशन की अभी स्टडियाँ चल रही है। उसके बाद हम इस रिसर्च के बारे में कह सकेंगे कि हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये डेटा के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से वैक्सीन सेफ है। तो अभी जो डेटा प्रेग्नेंट लेडीज़ का अभी क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ या अभी ये स्टडीज़ नहीं है जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये अभी सेफ़ है, इसलिए हम उसको पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी अबाउ 18 को हम टारगेट कर रहे हैं,
धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी बिलो 18 एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी हम कवर कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए भी और सुझाव देने के लिए। ये सुझाव बेहद ज़रूरी है आम लोगों के लिए भी, जो लगातार तमाम तरह की अफवाहों के शिकार होते भी हैं सोशल मीडिया पर, जिनके जहन में तमाम सवाल हैं कोविड को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी। जो सुझाव दिए डॉक्टर ने वो आपको संज्ञान में लेने हैं, उन पर अमल करना है। जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना, आपको प्रोटोकॉल की पालना करनी है। आप प्रोटोकॉल की पालना करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, यकीन मानिए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।